एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के ई व्याख्यान आपको मेरे द्वारा दिए जाएंगे। हम व्याख्यान प्रारंभ कर चुके थे। आपको इससे पहले आधुनिक काल की सामान्य जानकारी दी गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास का विभाजन, उनके विभिन्न नाम और उन विभिन्न नामों में आधुनिक काल का महत्व, इन सब के बारे में एक सामान्य व्याख्यान आपको दिया गया था। आज आपको आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में खड़ी बोली हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ और उसके गद्य की क्या स्थिति थी, खड़ी बोली की विकास यात्रा किस प्रकार की रही, कैसे गद्य विकसित होता है, इन सब के बारे में आज आपको बताया जाएगा। विद्यार्थियों, मनुष्य का जन्म हुआ या मनुष्य की सभ्यता जब से प्रारंभ हुई, सबसे पहले भाषा नहीं थी, संकेतों के माध्यम से कार्य करता था। और फिर जब मनुष्य धीरे धीरे विकसित हो गया, भाषा का विकास हुआ, उस भाषा की विकास यात्रा में भी कविता पहले आई, काव्य पहले आया और गद्य बाद में। गद्य बुद्धि और विचार का प्रतीक है और बुद्धि और विचार मनुष्य के विकास के साथ साथ आगे आते हैं। हमारे काव्य या हमारे साहित्य के क्षेत्र में भी यही हुआ, कविता पहले आई और गद्य बाद में। तो हम खड़ी बोली के गद्य के इतिहास के संदर्भ में आज हम बात करना चाहते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली में गद्य की रचनाएं मिलने लगी थी और जो इसकी विकास यात्रा के पद्य चिन्ह है, उसके संकेत हमें सिद्धों, नाथों की बानियों, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, उड़ीसा के संतों की रचनाओं और निर्गुण हिंदी के निर्गुण संत कवियों के पदों पर भी दिखाई देते हैं, जिनका समय हिंदी साहित्य का आदिकाल है। 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्षिणी हिंदी में भी गद्य के नमूने मिलने लग जाते हैं। इन नमूनों में गेसुदराज की मिराजुकुल आशकीन और वजही का सबरस देखा जा सकता है। मुल्ला वजही की भाषा बोलचाल के अधिक निकट है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की खड़ी बोली के गद्य में क्या भूमिका रही, आज इसको फोर्ट विलियम के बारे में बताया जाता है। आपको प्रारंभिक व्याख्यान में भी बताया गया था कि फोर्ट विलियम की स्थापना, कॉलेज की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और अंग्रेज यहाँ राज कर सकें, अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, इसलिए यहाँ के ही भाषा के माध्यम से उन्होंने कार्य करना चाहा। तो इसके लिए भाषा अध्यापकों की और भाषा शिक्षण की व्यवस्था इसके द्वारा की गई। विद्यार्थी, एक महत्वपूर्ण बात है, ये खड़ी बोली शब्द है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला हुआ है। इस कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी। इस कॉलेज के पहले भाका मुंशी या भाषा मुंशी लल्लूजी लाल और सदल मिश्र ने इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रेम सागर में लल्लूजी लाल लिखते हैं कि संवत 1860 में लल्लूजी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवधीश ने जिसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कहे नाम प्रेम सागर धरा, अर्थात ये उनका अपना वक्तव्य है। इसी भांति सदल मिश्र नासिक के तो व्याख्यान में कहते हैं कि अब संवत 1860 में नासिक के तो व्याख्यान को, जिसमें चंद्रावली की कथा कही है, देववाणी से कोई समझ नहीं सकता। देववाणी अर्थात संस्कृत, इसलिए खड़ी बोली में किया गया है। अर्थात ये खड़ी बोली जो शब्द है वो प्रारंभ में लल्लूजी लाल और सदल मिश्र के द्वारा अपनी रचनाओं के संदर्भ में प्रयोग किया, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी शिक्षक थे। सन 1804 में गिलक्राइस्ट ने भी हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। हो सकता है दिल्ली आगरे की बोलचाल की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता रहा हो। लल्लूजी लाल और सदल मिश्र ने से वहीं से लिया गया। अर्थात खड़ी बोली शब्द की मूल उत्पत्ति के विषय में ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये दिल्ली आगरे के आसपास की बोली को भी खड़ी बोली कहा है और खड़ी बोली शब्द इन्होंने हिंदी के लिए भी प्रयोग में किया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जैसा कि आपको बता दिया गया है। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और देशी भाषाओं में सामान्य पुस्तकें अनुदित होती थी। हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक गिलक्राइस्ट भी थे। उर्दू के लिए उन्होंने अलग से मुंशी नियुक्त किए थे और भाखा या हिंदवी के लिए अलग से भाखा मुंशी अर्थात हिंदी के लिए उन्होंने लल्लू जी लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। अब विद्यार्थियों, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसके द्वारा अंग्रेजों ने काफ़ी गलतफहमियां भी फैलाई। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भूमिका में लिखा कि हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, जो कि नितांती एक असत्य और भ्रामक तथ्य है। लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर में इसी का प्रयोग किया। ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा स्वीकार नहीं करते। ग्रियर्सन का मानस भी उपनिवेशवादियों का ही मानस था। उसे इतना तो मालूम था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बात कही गई। फोर्ट विलियम के अधिकारियों की अपेक्षा श्री रामपुर के डेनिस मिशन की कैरे की दृष्टि अधिक पैनी सूझबूझ से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी बाइबिल के हिंदी अनुवाद के संस्करण में लिखा कि हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने से पहले पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी और उसके बहुत से व्यापक क्षेत्र में अभी भी समझी और बोली जाती है। विद्यार्थियों, जो खड़ी बोली का गद्य है लल्लू जी लाल और सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया, उसमें लल्लू जी लाल के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसमें शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी रंजित और शैली पंडिताऊ है। और जो सदल मिश्र का नासिक के तोपाख्यान है, उस पर ब्रजी और भोजपुरी का भी प्रभाव है, किंतु सीधे से संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। ये तो हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कि इन दो प्राध्यापकों के द्वारा हिंदी के लिए क्या किया उन्होंने, लल्लू जी लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिक के तोपाख्यान। अब है फोर्ट विलियम से बाहर खड़ी बोली हिंदी कैसे विकसित हो रही थी और उसके लिए उसका गद्य किस भांति विकास हो रहा था। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन दो लेखकों का नाम आदर से लिया जाता है वे हैं मुंशी सदा सुख राय निसार और इंशाअल्लाह खान। सदा सुख राय कॉलेज में भाषा मुंशियों से पहले ही गद्य की रचना प्रस्तुत कर चुके थे और इंशाअल्लाह खान, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, भाखा मुंशियों के ही समकालीन थे, अर्थात वो सदल मिश्र और लल्लू जी लाल के समकालीन थे। किंतु हिंदी गद्य परंपरा को और भी पीछे ले जाने की प्रवृत्ति के कारण गंग कवि का जो चंद छंद वर्णन की महिमा और राम प्रसाद निरंजनी का योग वशिष्ठ और दौलत राम का पद्म पुराण वचनिका का उल्लेख भी किया जाता है। अर्थात गद्य के विकास में, खड़ी बोली के गद्य के विकास में भाखा मुंशियों के अतिरिक्त सदा सुख राय, इंशाअल्लाह खान और भी पीछे चले जाएं तो गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी का योग वशिष्ठ और दौलत राम का पद्म पुराण वचनिका का उल्लेख किया जाता है। आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन रचना मानी जाती है। वस्तुतः ये कि जाली ग्रंथ है और ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया था। इसमें अकबर को नूरवादीन कहा गया है, जो जहांगीर का नाम नूरुद्दीनी था और इसकी भाषा 18वीं शताब्दी से पहले की नहीं हो सकती है। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संग्रहित योग वशिष्ठ भाषा की जो प्रतिनिधि लिपि है वो 1868 में मिल जाने से शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम प्रसाद निरंजनी के जिस भाषा योग वशिष्ठ का उल्लेख किया है उसकी प्रामाणिकता भी खंडित हो जाती है। योग वशिष्ठ की एक प्रति पटियाला दरबार के पुस्तकालय में भी मिलती है, किंतु इन दोनों प्रतियों में राम प्रसाद का निरंजन का नाम कहीं उल्लेख नहीं है। यद्यपि निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की भाषा का शुक्ल जी ने उदाहरण दिया है, वो अमृतसर और पटियाला के दरबार की प्रतिलिपियों की भाषा में भी नहीं मिलती है। अर्थात गद्य के विकास में इस पुस्तक की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में लिखा है कि भाषा योग वशिष्ठ की भाषा है वो परवर्ती मालूम पड़ती है। मुंशी सदा सुख राय की रचना के संबंध में भी विद्वानों में भेद है। लक्ष्मी सागर वासने ने यह भ्रम फैलाया कि इनकी पुस्तक का नाम सुख सागर है, जबकि इस नाम की कोई पुस्तक ही नहीं मिली है। हिंदी में सुख सागर इनका उपनाम था। उर्दू में वे निसार के उपनाम से लिखा करते थे।
शुक्ल जी ने जिस विष्णु पुराण के अनुवाद को इनकी भाषा माना वो भी देखने में नहीं मिलती है। सुधा सुख सागर की जिस भाषा का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने दिया है वो चाहे प्रमाणिक हो या अप्रमाणिक, और सुरासुर निर्णय की भाषा भी प्रमाणिक, पर सदा सुख की भाषा संबंधी शुक्ल जी का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दबे हुए न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न ही किसी के दिए हुए नमूने पर लिखा है। वे एक भगवत भक्त आदमी थे और अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा को, जो पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित थी, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया। उन्होंने उसके साहित्यिक रूप का भी पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अहलेबाज थे, पर उन्होंने अपनी हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों, साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत के शब्दों का बराबर पुट रहा है। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था, रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। इसी भांति जो इंशाअल्लाह खान है, उन्होंने उनका जीवन काल 1756 से 1817 तक रहा। उन्होंने रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित लिखकर के हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे लल्लू जीलाल और सदल मिश्र के ही समसामयिक थे और रानी केतकी की कहानी का रचना काल है वो 1800 से 1808 के बीच में लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। बंगाल की नवाबी के पतन के बाद वे दिल्ली चले आए थे और दिल्ली की अस्थिरता के कारण फिर वे लखनऊ में नवाब सादत अली खां के पास चले गए और नवाब से इनकी काफ़ी घुटी बनी छनी। वे नवाब को मजाक या लतीफ़े भी सुनाए जाते थे। एक दिन लतीफ़े पर नवाब नाराज़ हो गया तो इनकी कठिनाई हो गई थी और फिर उन्मादग्रस्त होकर के मर भी गए थे। विद्यार्थियों, जो इंशाअल्लाह खान हैं, वो जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, वे उर्दू और फारसी के गंभीर विद्वान थे। फारसी में लिखी हुई उनकी पुस्तक दरियाए लफासत बहुत प्रसिद्ध हुई। वे उर्दू के लोकप्रिय कवि भी थे। लेकिन भाषा के संबंध में जो उन्होंने हिंदी साहित्य में रानी केतकी, उनका महत्व जो है हिंदी साहित्य में रानी केतकी की कहानी के लिए है और ये लखनऊ में लिखी गई थी और इसकी भाषा के संबंध में उनका अपना कहना था। एक दिन बैठे बैठे अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट किसी और बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहरी की बोली और गंवारू कुछ उसके बीच में ना हो। अपने मिलने वालों में से कोई बड़े पढ़े लिखे, पुराने धुराने, डांग बूढ़े, घाघ या खटराग लगे कहने लगे, यह बात होती दिखाई नहीं देती। हिंदीपन भी ना निकले और भाषापन भी न हो। बस भले लोग अच्छों से अच्छा आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और छांव किसी की न हो, यह नहीं होने का। और इस तरह से उन्होंने ये पुराने धुराने डांग बूढ़े कुछ चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए ये कहानी लिखी और ये भी बताया कि ये है हिंदी अर्थात ठेठ हिंदी का ठाठ। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो आरंभिक हिंदी का रूप है वो सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन 4 लेखकों को है, सदा सुख राय, इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र और लल्लू जी लाल। भाषा की दृष्टि से श्याम सुंदर दास इंशाअल्लाह खान को अधिक महत्व देते हैं। शुक्ल जी ने तत्कालीन हिंदी गद्य की 3 कसौटियाँ बताई। पहली है बोलचाल की भाषा शिष्टता, व्यवहार में आने की योग्यता, तर्का अनुमोदित वाक्य विन्यासता। इनके आधार पर वे पहला महत्व सदा सुखलाल को देते हैं और दूसरा महत्व सदल मिश्र को देते हैं। यथास्थान शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। अरबी फारसी में प्रचलित शब्द तो भारतीय जातीय भाषाओं में खपी गए। इंशा की भाषा हिंदी और उर्दू
हिंदी और शैली उर्दू की है। इस तरह की चटकीली मुहावराशित शैली गंभीर विषयों के उत्पादन के योग्य नहीं है। विद्यार्थी, जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली हिंदी को अदालतों में भी किस भांति उसका रूप आता है या कैसे उसका प्रयोग होता है। अदालतों की भाषा आज भी फारसी से प्रभावित है। धीरे धीरे हिंदी गद्य अपने को परिष्कृत करते हुए सरकारी गैर सरकारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ रहा था कि अचानक सरकार को और संप्रदायवादियों को सामना करना पड़ा। सरकार और संप्रदायवादियों की जो उसकी सहज विकास यात्रा थी वो एक रुकावट के रूप में आती है। अंग्रेज सरकार ने 1836 में एक विज्ञापन निकाला जिसके अनुसार अदालतों में देशी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन उस समय तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा अदालती भाषा फारसी थी और ये मुगल शासन के काल से ही चली आ रही थी। आज का जो उत्तर प्रदेश है वो फारसी लिपि के साथ नागरी का भी वहाँ प्रचलन हो गया था। लेकिन सांप्रदायिक आग्रह के कारण अगले वर्ष 1837 में ही उर्दू को सारे प्रांत की अदालती भाषा बना दिया गया था, अर्थात हिंदी फिर हाशिए पर आ जाती है। हिंदी और उर्दू को लेकर के अंग्रेजों में भी दो दल हो गए थे। एक दल हिंदी का पक्षधर था तो दूसरा उर्दू का। इस विवाद में वीम्स और ग्राउस नामक दो अंग्रेज विद्वानों ने एक दूसरे का खुलकर विरोध किया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल में 1865 से 1868 तक उनके परस्पर विरोधी लेख भी छपते रहे और सर सैयद अहमद खां की शिक्षा प्रसार संबंधी भूमिका चाहे जो भी रही हो, लेकिन उन्होंने हिंदी उर्दू के विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया और वो हिंदी के विरुद्ध अंग्रेजों के कान भरते गए। इसी विकास यात्रा में दो और व्यक्ति आते हैं जिनका हिंदी गद्य में, हिंदी भाषा में और नागरिक के विकास में अविस्मरणीय भूमिका है। उस समय पहला नाम है राजा शिव प्रसाद सिंह का। उन्होंने हिंदी भाषा और नागरिक के विकास में जो भूमिका निभाई वो महत्वपूर्ण है, अविस्मरणीय है। उन्होंने 1868 में लिपि के संबंध में जो आवेदन सरकार के पास भेजा वो फारसी लिपि का विरोधी था। उन्होंने अपने मेमोरेंडम में लिखा, फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है। उन्होंने साफ लिखा कि दिल्ली के मुसलमान बादशाहों ने भाषा के संबंध में जो कुछ सोचा ही नहीं था वह अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी के साथ साथ फारसी में उर्दू को एक दूसरी विदेशी भाषा भी लाद रही है। हिंदी को अन्य भाषाओं बंगला, मराठी, गुजराती से अलग करके उसके विकास को बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है फारसी अक्षरों को हटा करके उसके स्थान हिंदी को जारी किया जाना चाहिए। अर्थात हिंदी के गद्य के विकास में, खड़ी बोली के विकास में राजा शिव प्रसाद सिंह का ये मेमोरेंडम या अंग्रेज सरकार को लिखा गया ये प्रतिवेदन भी महत्वपूर्ण है। इसी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आम फहम भाषा और नागरी लिपि के पक्षधर रहे। एक समय वे उर्दू को विदेशी भाषा मानते थे जो कि वास्तव में थी नहीं, किंतु धीरे धीरे अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को ठूस ठास कर उसे विदेशी भाषा बनाया जाता रहा। राजा शिव प्रसाद सिंह का विरोध करते हुए सर सैयद अहमद खान ने भी उनका विरोध करते हुए कहा था कि बाबू शिव प्रसाद साहब की तहरीर ने अमूमन हिंदू लोगों के दिल में जो जोश दिया है वह जबान उर्दू और खत फारसी को जो मुसलमानों की निशानी है उसे मिटा दिया गया। अर्थात ये जो हिंदू और उर्दू का विवाद था उस समय भी सांप्रदायिक रंग में रंगा गया था। तो राजा शिव प्रसाद सिंह का जो ये विरोध था वास्तव में वो परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का प्रबल प्रयास था और वो चिरविस्मरणीय रहा। किंतु उनका दृष्टिकोण बाद में बदल जाता है और उनके द्वारा निकाले गए अखबार बनारस अखबार की उर्दू प्रधान भाषा के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह उनके सामने आते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 में अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। रघुवंश के अनुवाद के प्राकथन में उन्होंने लिखा भी है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी बोलियां हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी यहाँ के पढ़े लिखे हिंदुओं की बोलचाल की भाषा है। हिंदी में संस्कृत के बहुत से पद आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के,
परंतु ये आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द हों। हिंदी गद्य की इसी विकास यात्रा में राजा द्वय अर्थात शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह के बाद में पंजाब के नवीन चंद्र राय का भी महत्वपूर्ण नाम है। नवीन चंद्र राय हिंदी के माध्यम से ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अरबी फारसी बहुल उर्दू का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। हिंदी के प्रचार कि इस यज्ञ में श्रद्धाराम फिल्लोरी का योगदान भी महत्वपूर्ण है। उपनिवेशवादियों की नीति, फूट डालो और फिरका परस्तों की सांप्रदायिकता के कारण हिंदी और उर्दू के बीच में दूरियां बढ़ती गई। व्याकरण दृष्टि से एक भाषा होते हुए उन्हें दो अलग अलग भाषाएं मानना अवैज्ञानिक रहा और हिंदू और उर्दू का जो ये अलगोजा रहा वो अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अदालतों में तो उर्दू बैठ ही गई थी। हिंदी को अदालती भाषा बनने के लिए हिंदी प्रेमियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा। सन 1882 में इंटर कमीशन के सामने एक प्रश्न भी उपस्थित हुआ था, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने उसको दबा दिया गया। किंतु 1881 में पुणे बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिल गई। बेल्लारी के न्यायाधीश जॉर्ज कैम्पबेल ने गवर्नर मुंडो को लिखा कि जिस भाषा में यह साहित्य लिखा जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, वह बोलचाल की भाषा नहीं है। उसने लिखा कि उर्दू अहल दरबार की भाषा है, जनता की बोलचाल की भाषा नहीं है। उर्दू लिपि के कारण उसे एक बार बहुत बड़ा धोखा भी हुआ था। एक विशेष प्रसंग है, मुकामा घाटा पर उसने किश्तियां तैयार करने की आज्ञा दी, पर किश्तियों को कसबी पढ़ लिया गया और उसने देखा कि किश्तियों के स्थान पर कसबियां तैयार खड़ी है। कसबियां अर्थात नाचने गाने वाली महिलाएं, और उसके स्थान पर उसने फारसी लिपि हटा दी गई। नागरिक प्रचार में आवेदन पत्र बहुत लिखे गए, बहुत से अंचलों में आंदोलन भी छेड़ा गया, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। विद्यार्थी उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। 1893 में इसी उद्देश्य से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। नागरिक प्रचारणी सभा में एक प्रतिनिधि मंडल ने छोटे लॉर्ड मैकडॉनल्ड से मिलकर नागरिक के पक्ष में ज्ञापन भी दिया। महामना मालवीय ने इस संबंध में अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1900 में नागरी अक्षरों को कचहरी के प्रवेश में अनुमति मिल गई थी। लेकिन हिंदी उर्दू का झगड़ा यहीं समाप्त नहीं हुआ। सांप्रदायिक शक्तियों ने देश के विभाजन के समय भी इस मतभेद का अपने पक्ष में भरपूर प्रयोग किया। देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी इनका दुरुपयोग किया जाता रहा। हिंदी उर्दू एक ही कौम की भाषाएं हैं और उन्हें अलगाने से संकटों का सामना करना पड़ता रहा है और पड़ता आया है। हिंदी के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी कम योगदान नहीं है। 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी कालचक्र तैयार कर रहे थे और उस कालचक्र में संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका समय निर्णय किया गया, जैसे श्री राम, युधिष्ठिर, सिकंदर के आक्रमण, करबला के युद्ध आदि का समय निर्धारित करते हुए लेखक ने हिंदी नए चाल में ढली 1873 में का भी उल्लेख किया। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संसार की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनमें हिंदी नए चाल में ढली। प्रसिद्ध घटनाओं के संदर्भ में हिंदी का नए चाल में ढलना भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण घटना को माना। अब इसमें बात यह आती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 को ही इस घटना में घटित होने का समय क्यों चुना। इसमें लगभग ये मत आ सकता है कि 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मैगजीन का प्रकाशन हुआ था। 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन हो चुका था, लेकिन उस पत्रिका के प्रकाशन को भारतेंदु ने कोई घटना नहीं माना। हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन वर्ष के को घटना के रूप में स्वीकार करना अपने आप में एक बड़ी घटना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस संबंध में कहा है कि संवत 1930 में उन्होंने भारतेंदु मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। ध्यान से सुनेगा विद्यार्थियों, संवत 1830 में उन्होंने हरिश्चंद्र नामक मैगजीन निकाली और इसके 8 संख्याओं के उपरांत ही भारतेंदु ने इसका नाम क्या किया, हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया। हिंदी गद्य को ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ है। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी से माना है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
इस प्रकार अब देखते हैं कि किन ऐतिहासिक संदर्भों में हमारा जो हिंदी का गद्य है वो विकसित हुआ, हंसमुख गद्य विकसित हुआ। उस समय के भारतीय नवजागरण की प्रवृत्ति उपनिवेशवादी विरोधी थी और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की बखिया उधेड़ने में हंसमुखता, भारतेंदु युग की जो प्रवृत्ति थी वो एक शस्त्र का काम कर रही थी, एक औजार का काम कर रही थी। हिंदी बोली के मिश्रण में भाषा में सजीवता ही नहीं आई बल्कि अंग्रेजियों के विरुद्ध एक नई मुहिम भी चल निकली। भारतीय परंपरा का पल्ला कसकर पकड़ने के कारण उसमें अंतर्विरोधी रूप भी समाविष्ट हो गए थे। भारतेंदु और उनका भारतेंदु मंडल, वो कई अंतर्विरोध इनमें परिलक्षित होते हैं जिनको हम भारतेंदु मंडल के अध्ययन के समय हम देखेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।